भीतरी परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी और मेरे अस्तित्व में गहरे कहीं चेतना की नदी कई छोटी छोटी नदियों को जन्म दे रही थी, जो अंततः महासमुद्र में मिलने वाली थी। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए आवश्यक मदद मुझे अनोखे तरीकों से मिल रही थी। यदि मुझे योगाभ्यास या दर्शन के गहरे सूक्ष्म विचारों को समझने की आवश्यकता होती तो ऐसी पुस्तकें मुझे जादुई रूप से मिल जाती। इसमें ठीक उन्हीं प्रश्नों की चर्चा होती। बड़ा होने पर जब मुझे अपने आप घूमने घामने की अनुमति मिलने लगी तो मैं त्रिवेंद्रम के सार्वजनिक ग्रंथालय जाने लगा। यह एक पुरानी विक्टोरियन इमारत में था और वहाँ दर्शन, धर्म तथा अनुष्ठानिक जादू सहित अनेक विषयों पर प्राचीन पुस्तकों का खजाना था। उस पुस्तकालय का अध्यक्ष लंबे बालों वाला और दाढ़ी वाला एक व्यक्ति था। उनका नाम अब मुझे याद नहीं। उन्होंने अपने आप को मेरा मार्गदर्शक मान लिया था और आश्चर्य की बात यह है कि वे बिल्कुल सही समय पर सही पुस्तकें पढ़ने की सलाह देते थे। इस तरह मैंने स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण साहित्य, रामकृष्ण परमहंस, द जौहर, द उपनिषद, द भगवद गीता, ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, प्लाटो तथा अन्य अनेक पुस्तकों को पढ़ा। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप उस परम तत्व की तरफ बढ़ते हैं तो किस प्रकार सारी प्रकृति, सारा अस्तित्व आपकी मदद करता है। दो घटनाएं इतनी विचित्र थी कि मैं उन्हें केवल संयोग मानने को तैयार नहीं था। एक सुबह मैं ब्रिटिश काउंसिल पुस्तकालय गया, जो मेरे घर से बहुत दूर नहीं थी। विद्यारण्य द्वारा रचित वेदांत की शास्त्रीय पुस्तक पंचदशी का अध्ययन करते समय मुझे कुछ बातें अंतर्विरोधी लगी। मैं पुस्तकालय में कुछ ऐसा ढूंढने जा रहा था जो मेरी शंका दूर कर सके। मैंने पुस्तकालय के दर्शन विभाग में पुस्तकें ढूंढी, लेकिन कुछ विशेष न कर पा सका। तभी मैंने नीचे के शेल्फ पर डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा अनुवादित और उनकी टीका सहित उपनिषदों की एक पुस्तक देखी। मैं उसे निकालने को झुका और ठीक उसी समय ऊपरी शेल्फ से 3 पुस्तकें मेरी गर्दन पर आ गिरी। मैंने अपनी गर्दन मलते हुए उन्हें उठाया, जिनमें से एक थी हक्सले की द पेरेनियल फिलॉसफी ऑफ और 2 जे कृष्णमूर्ति की द कमेंट्रीज ऑन लिविंग। यह मेरा कृष्णमूर्ति से पहला परिचय था। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि हालांकि मैं विभिन्न विषयों पर कृष्णमूर्ति के विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं था, परंतु द कमेंट्रीज ऑन लिविंग के मेरे लिए वेदांत की नई गुत्थियाँ सुलझाने में निश्चित रूप से सहायक रहीं। लेकिन मैं यह बिल्कुल नहीं समझ पाया कि वे पुस्तकें मेरे ऊपर गिरी कैसे, क्योंकि मेरे अलावा कोई और बुक शेल्फ के पास नहीं था। दूसरी घटना तो उससे भी अधिक आश्चर्यजनक थी। मैं 14 वर्ष का था और अब तक योग, दर्शन, धर्म, रहस्यवाद इत्यादि विषयों पर काफ़ी किताबें पढ़ चुका था। सीने के मध्य में प्रकट होने वाले प्रकाश पर अपने आप लग जाने वाला ध्यान भी लगातार चालू था। लेकिन मैं कुछ गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा था। विभिन्न गुरु और विभिन्न ग्रंथ हृदय चक्र को विभिन्न विभिन्न स्थानों पर बतलाते थे। रमण महर्षि का कहना था कि हृदय चक्र सीने के दाहिने तरफ था। कृष्णपंथी और रामकृष्ण परमहंस बताते थे कि हृदय चक्र सीने के बाईं तरफ वास्तविक हृदय के पास था। हठ योग, प्रदीपिका सहित योग शास्त्र के ग्रंथ हृदय चक्र का स्थान सीने के मध्य में मानते थे और इसे अनाहत चक्र कहते थे। हैरानी की बात यह थी कि रमण महर्षि और रामकृष्ण जैसे धुरंधर, जो अपनी समझ में व्यक्तिगत रूप से महानतम आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू चुके थे, एक महत्वपूर्ण आत्मिक केंद्र के स्थान के विषय में एक दूसरे से विपरीत बात कह रहे थे। अगर एक सही थे तो दूसरे गलत।
मुझे तो इन केंद्रों के बारे में ही गंभीर संदेह होने लगा था। कहीं यह सब कोरी कल्पना तो नहीं थी, मेरी भी और बाकी लोगों की भी। मैं समझता हूँ मेरी आध्यात्मिक यात्रा में यह पहला गंभीर संकट था। मैंने निर्णय लिया कि मुझे जल्दी ही उबर जाना चाहिए और उसके लिए मैंने एक योजना बनाई। तब तक मेरे ट्यूशन टीचर श्री रामास्वामी हमारे घर से काफ़ी दूर मनकाड़ में रहने लगे थे, अतः मैंने उनके यहाँ जाना बंद कर दिया था। हमारे स्कूल में पढ़ने वाले उनके साले से मैंने एक दिन कहा कि गणित की किसी समस्या के विषय में मैं श्री रामास्वामी से मिलना चाहता हूँ। घर जाकर मैंने अपने माता पिता से भी यही बात कही। अगला दिन रविवार था, सो मैंने यह भी कह दिया कि अगर देर हो गई तो मैं वहीं सो जाऊंगा और अगले दिन वापस आ जाऊंगा। यह पहली बार थी जब मैं अपने घर से बाहर रात बिताने जा रहा था। शुरू में कुछ चिंता जताने के बाद मेरी माँ मान गई। वास्तव में रेखा गणित की एक समस्या थी जो मैं जानता था कि श्री रामास्वामी की सहायता से ही सुलझाई जा सकती थी, परंतु यह केवल आधा सच था। बाकी आधा सच यह था कि मनकांड में श्री राधा स्वामी के घर से थोड़ी ही दूर एक निर्जन वन था जिसे समाधि तोट्टम कहा जाता था। मेरी योजना थी कि मैं ट्यूशन समाप्त कर उनसे यह कह दूंगा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, परंतु असल में मैं रात समाधि तोट्टम पर बिताना चाहता था। उस रात के अपने साहसिक कारनामों के बारे में बताने से पहले मैं आपको समाधि तोट्टम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं यह भी आपसे साझा करना चाहूँगा कि आखिर मैं वहाँ जाना क्यों चाहता था। मनकंड के एक अलग थलग हिस्से में नारल और अन्य वृक्षों का एक कुंज था। उसकी देखभाल कोई नहीं करता था और प्राय कुत्ते और सियार वहाँ पर घुमा करते थे। यहाँ एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे त्रिवेंद्रम के महाराजा इलियम तिरुनाल के शासनकाल में रहने वाले एक महान योगी रामदास स्वामी की समाधि है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, समाधि एक ऐसी कब्र होती है जिसमें कुछ महात्मा या योगी स्वेच्छा से प्रवेश कर जाते हैं। जीव समाधि तो और भी विशेष होती है। एक खोदे गए गड्ढे में योगी अपने आप जाकर बुद्ध मुद्रा में बैठ जाते हैं और अपने शिष्यों को गड्ढा पाट देने का निर्देश दे देते हैं। मनकांड की समाधि जीव समाधि मानी जाती है। मैंने सुन रखा था कि गोपाल स्वामी सहित अनेक बड़े बड़े योगी रात को समाधि तोट्टम में ध्यान लगा चुके थे और उन्हें वहाँ प्रबुद्ध करने वाले आध्यात्मिक अनुभव भी हुए थे। मैं भी वही करना चाहता था। शायद मेरे संदेहों का समाधान हो जाए। जाहिर है मैंने समाधि तोट्टम जाने के बारे में न तो अपने घर में किसी को बताया और न ही ट्यूशन अध्यापक को। मैं एक बस में चढ़ गया और ईस्ट फोर्ड बस अड्डे पर उतर गया। वहाँ से पैदल चलकर मैं श्री रामास्वामी के घर लगभग 7 बजे पहुँच गया। ट्यूशन समाप्त होने तक 8 बज चुके थे। श्री रामास्वामी के घर वालों ने काफ़ी जोर डाला कि मैं रात में उनके यहीं रह जाऊं, लेकिन मैंने कहा कि मुझे वापस जाने के लिए बस मिल जाएगी और किसी तरह उनके यहाँ से निकल आया। मैं आश्वस्त था कि श्री रामास्वामी के घर में फ़ोन नहीं था और मेरे माता पिता को यह पता चलने वाला नहीं था कि मैंने रात उनके यहाँ नहीं बिताई थी। अचानक मुझे मेरा दोस्त मार्तंड पिल्लई मिल गया और कुछ दूर तक मेरे साथ चला, लेकिन मैं किसी तरह से उससे छुटकारा पाकर अकेला ही समाधि तोट्टम की तरफ बढ़ चला। 1-2 जगह रास्ता पूछते हुए मैं समाधि तक पहुंच गया। तब लगभग 9:30 बजे होंगे, लेकिन मैं ठीक से नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास घड़ी नहीं थी। वहाँ एक छोटा सा फाटक था जो खुला हुआ था। अंदर कोई रोशनी नहीं थी, केवल समाधि के ऊपर बनी मठिया के सामने तेल का एक दिया जल रहा था। उसकी लो हवा में कांप रही थी और मुझे काफ़ी डर लगने लगा। थोड़ी दूर से सियारों के हू आने की आवाज़ें आ रही थीं। कोई मनुष्य आसपास नहीं था। उस मंदी रोशनी में
मैं हवा में झूमते वृक्षों और झाड़ियों में विचित्र जानवरों की कल्पना करने लगा। मैं समाधि के पीछे की तरफ बैठ गया, जहां हवा कुछ कम लगती थी। अचानक हवा तेजी से बहने लगी। आधा चांद बादलों से बाहर निकल आया और एक पारलौकिक शांति मेरे तन मन पर छा गई। मैं समाधि से टिककर बैठ गया और शीघ्र ही सो गया, क्योंकि काफ़ी थका हुआ भी था। कह नहीं सकता मैं कितनी देर तक सोता रहा। अचानक मेरी नींद टूटी। लगा जैसे कोई मेरी टांग जोर से हिला रहा हो। मैं उठकर बैठ गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और सारा शरीर रोमांचित हो उठा। मैं डर से जम गया था। मेरे पास कोई बैठा था, जिसे विकृत और डरावना ही कहा जा सकता है। वह लंबी जटाओं और दाढ़ी वाला एक लंबा पतला व्यक्ति था, जो अपनी धसी हुई आंखों के कारण कंकाल सा लगता था। वह बिल्कुल नंगा और काला था। हैरानी की बात केवल यह थी कि उसके शरीर की तेज सुगंध आ रही थी। डरो मत, उसने अपनी पतली पतली लंबे नाखूनों वाली उंगलियों से मेरा कंधा थपथपाते हुए मलयालम में कहा और अपने पीले दांत दिखाते हुए अजीब सी हंसी हंसने लगा। उसके मैत्रीपूर्ण व्यवहार से उत्साहित होकर मैंने पूछा, आप कौन हैं? मैं, हाँ, कोई नहीं, केवल धुआं और भाप। मैं चुप रहा। तो तुम्हारी एक समस्या है, हाँ? मालूम नहीं हृदय चक्र कहाँ है? हाँ, वह सब जगह है, यहाँ वहाँ सब जगह। हाँ, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग जगह प्रकट होता है। कोई विवाद नहीं। उसके बाद उसने मेरे सीने के मध्य को थपथपाया। तुम्हारा ठीक यहाँ अनाहत, तुम इसी पर स्थिर रहो, बाबा जी की आज्ञा। एक बैंगनी रोशनी से मेरा हृदय चक्र भर गया। ऐसी रोशनी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। खुली आंखों से भी मैं उसे महसूस कर सकता था। उससे पहले कि मैं उनके शब्दों का कुछ उत्तर दे सकता, वह अचानक उठ खड़े हुए और अंधेरे में भाग गए। मुझे लगा कि दूर धरती पर एक लौ कौंध उठी। यह मेरी कल्पना थी। मेरी आंखें अभी भी खुली हुई थी। मैं बैंगनी प्रकाश के आनंद में सराबोर हो गया। अब कहीं कोई डर नहीं था। धीरे धीरे भोर ने रात के अंधेरे को मिटा दिया। उसके साथ ही बैंगनी प्रकाश भी लिप्त प्राय हो गया। मैं उठ खड़ा हुआ। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं लगभग 3 किलोमीटर पैदल चला। सौभाग्य से मुझे एक बस मिल गई। इमली के पेड़ वाले बस स्टॉप पर उतरकर मैं घर पहुंच गया। मेरी माँ के सिवा किसी ने कोई सवाल नहीं पूछे। ट्यूशन कैसा रहा? ठीक, मैंने कहा। अब जाकर नहा लो और नाश्ता करो। मैंने उत्पम और आलू की सब्जी बनाई। नाश्ता करते समय मेरे मन में रात के एडवेंचर में की बात चल रही थी।